स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 की, एनसीईआरटी की किताबों से। और चैप्टर का नाम आपको पता चतुर्भुज है, अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और उसका ये पहला लेक्चर है। और इतनी बात बता दें क्योंकि ये 8वां चैप्टर है, और 8 से पहले जो 7 चैप्टर है उन सब की वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। सामने ही प्लेलिस्ट आपको बनी मिल जाएंगी जब आप सर्च करोगे चैनल पे जाकर के। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे जो आपकी प्रश्नावली है 8.1, प्रश्नावली जो 8.1 है। प्रश्नावली तो नहीं करेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्शन करेंगे 8.1 का। और जो बच्चे मुझे जानते हैं अच्छे से, जिनको मेरे पढ़ाने के तरीके से जो वाकिफ हैं, है ना, आपके पास में, उनको पता है कि इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट लेक्चर रहता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिनका उपयोग हम सवालों को हल करने में करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहली बात चतुर्भुज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और बेसिक सभी बातों को करेंगे जो जरूरी हैं आपके क्लास 9th के सिलेबस के लिहाज से भी, और आपकी प्रश्नावली को जो हल करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात यही उठती है कि क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्या है चतुर्भुज। और चतुर्भुज सामान्यतः बच्चे सब जानते हैं, चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है कि 4 भुजाओं वाला एक कोई आकृति रही होगी। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, इससे पहले वाला जो चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, और चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। तो कहीं ना कहीं 4 भुजाओं वाली आकृति कुछ कैसी भी बन सकती है, जैसे ये बन गई हमारे पास में। ठीक है, इसकी 4 भुजाएं हैं, ये चतुर्भुज है। तो पहचान कर लो उसकी, इससे जान पहचान बनाओ, क्योंकि अब ये जो है चैप्टर बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो 9th चैप्टर है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी है कि चतुर्भुज के जो ये शीर्ष होते हैं, इनको कहते हैं हम शीर्ष। जैसे ये ए है, ये बी है और सी है। तो चतुर्भुज है तो सीधी बात है 4 इसके शीर्ष होंगे और 4 ही इसकी भुजाएं होंगी। इसके जो शीर्ष हैं, शीर्ष को अंग्रेजी में वर्टिसेस भी बोलते हैं, है ना। ए है, बी है, सी है तथा आपका डी इसके शीर्ष हैं। और जो भुजाएं हैं, भुजाएं मतलब जो साइड्स हैं, अंग्रेजी में इसको वर्टिसेस कहते हैं। अंग्रेजी में अगर थोड़ा ध्यान रखोगे वर्टिसेस कहेंगे, यानी कि इसके शीर्ष, और भुजाएं मतलब जो साइड्स हैं इसकी, है ना, आपके पास में साइड्स जो भुजाएं हैं। तो साइड्स होंगी इसकी, जैसे ए बी हो गया आपके पास में, और फिर आपका बी सी हो गया, है ना, और आपका एक सी डी हो गया, और तथा एक लास्ट वाली आपकी हो गई ए डी, है ना, आपके पास में। या इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं, अगर कोई परिभाषा पूछने लगे कि चतुर्भुज क्या होता है, कि चतुर्भुज एक 4 रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति, 4 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इससे ज्यादा बातचीत करेंगे तो आई थिंक इसमें हम समय खराब कर लेंगे अपना बहुत। इतना जानना पर्याप्त है कि ये एक चतुर्भुज होता है जिसके 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं। और एक चीज और जान लेना जरूरी है बेटा इसमें, कि इसमें हमारे पास में 4 ही कोण होंगे। हाँ, कुछ बातें रह गई, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा। तो सीधी बात है आपके पास में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तथा आपके पास में एंगल डी जो है, ये इसके कोण रहेंगे बेटा। क्या रहेंगे? कोण। आप समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। और अगर मैं इसके 2 विपरीत शीर्षों को आपस में मिला दूं ऐसे करके, तो एक लाइन बनी है AC। ऐसे ही अगर मैं B को D से मिला लूं, तो ये जो AD, AC तथा जो मेरे पास में BD बना है, AC और BD, AC और BD, इनको हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, जानते भी बहुत लोग जानते भी होंगे। अंग्रेजी में इसको डायगोनल कहा जाता है ना, आपके पास में डायगोनल आपके पास में। ठीक है, डायगोनल। तो एनसीईआरटी में सब वैसे डिटेल अच्छे से दी है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे से सब चीजें बता के चलें। इतना तो बेसिक जानकारी है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज है, वो है कि आपके चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। आपके आसपास बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलती हैं 4 भुजाओं वाली, है ना, लेकिन हर एक आकृति चतुर्भुज होती है, लेकिन उसका स्पेशल नाम भी आपने देखा होगा। जैसे घरों में आपके विंडो लगी है तो कहते हैं ये आयताकार विंडो है, दरवाजा है आयताकार है,
ठीक है ना, आपके पास में और भी है। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। इसको चतुर्भुज कहते हैं, जो बेसिक बातें मैंने बता दी आपको। तो चतुर्भुज की अगर परिभाषा थोड़ी ध्यान देंगे तो वही है कि 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मेरी बात को सुन करके चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि किसी आदमी ने अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो उसके मुंह पे आप मार सको ये चीज, ठीक है। तो अब जो बेसिक चीज है वो है हमारा चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के आपके पास में प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के प्रकार यानी कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको समझना बहुत जरूरी है। और आई थिंक जो चैप्टर की शुरुआत है बेसिकली वो यहीं से है, आपका जो मेन चैप्टर है वो यहीं से शुरू हो रहा है। अगर अमूमन देखा जाए बेटा तो चतुर्भुज जो है भाई कैसे आप अलग अलग कर पाते हो, उसकी आकृति से अलग अलग कर पाते हो। मतलब अगर आपके पास में आकृति ऐसी है तो उसका कुछ और नाम दोगे, आकृति ऐसी है तो कुछ और नाम दोगे, आकृति ऐसी है तो कुछ और नाम दोगे, है ना। आपके पास में आकृति ऐसी है सारे चतुर्भुज, तो इसको कुछ और नाम दोगे। मतलब ये आपका चतुर्भुज की जो चतुर्भुज है उसकी फैमिली के ये मेंबर्स हैं। यानी कि ये कहिएगा चतुर्भुज एक जैसे मनुष्य जाति है और मनुष्य जाति में भांति भांति के लोग पाए जाते हैं, तो उसी तरीके से है सारे मनुष्य, है सारे चतुर्भुज, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो कोई कैसा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो हम लोग चतुर्भुज को भी अब क्लासीफाई करेंगे अलग अलग। तो अगर देखा जाए अमूमन चतुर्भुज को अलग अलग पढ़ने में कि कितने प्रकार के होते हैं, उसमें जो 2 चीजें बनती है मेरे हिसाब से, जैसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं आपके पास में। नंबर 1, भुजाओं से ये आइडिया लगता है कि इसकी भुजाओं से ही इसकी शेप का आइडिया लगता है कि कैसा बनेगा, आयत बनेगा या जो और अन्य बनेगा वो उसकी भुजाओं से ही आइडिया लगेगा। तो भुजाओं से आइडिया कैसे लगेगा, कुछ तो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें, या ये कहें समांतर भुजाओं वाले, समांतर भुजाओं वाले ऐसे चतुर्भुजों की बात करेंगे जो समांतर भुजाओं वाले हैं, समांतर भुजाओं वाले चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। और एक ऐसे होंगे आपके पास में, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं क्योंकि इसका एरिया कम है, इसमें 1-2 बात ही करनी, ज्यादा बात नहीं कर रही। असमांतर, ठीक है ना, आपके पास में भुजाओं वाले, ठीक है। इसमें ज्यादा लोग नहीं हैं, इसके अंदर ज्यादा बातचीत होनी है। तो ये तय होता है इनकी भुजाओं से कि कौन सा आयत है, कौन सा क्या है, वो क्या है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला जो निकल करके आता है वो होता है आपके पास में एक ऐसी आकृति जिसमें 2 भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की। अच्छा, समांतर शब्द से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? समांतर शब्द का मतलब है समांतर रेखाएं, कक्षा 8 में आपने पढ़ा है, एक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हम बता भी चुके हैं, पिछला भी चैप्टर पढ़ के आए हो। ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच में अंतर हमेशा समान रहता है, जो कभी आपस में ऐसा नहीं लगता कि मिल जाएंगी, हमेशा समान अंतर पे चलती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो मेरे भाई अगर किसी आकृति के अंदर 2 रेखाएं तो समांतर हो जाएं आमने सामने की, है ना, आपके पास में, ठीक है, आमने सामने की, और 2 रेखाएं आमने सामने की असमांतर हो, मतलब समांतर ना हो, तो इस तरीके की आकृति को हम लोग कहते हैं समलंब। क्या कहते हैं? इसका नाम याद रखेंगे, ये होता है समलंब, समलंब, ठीक है। अंग्रेजी में इसको टेरेपिज्म बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई? इसको टेरेपिज्म बोलते हैं। जरा मैं बता ही दूं आपको, ठीक है, नहीं आपके पास में टेरेपिज्म, PE स्पेलिंग्स में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भैया आप लोग कहेंगे बाद में कि सर गलत लिख दिया। तो टेरेपिज्म की खास बात क्या है कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि भुजाओं का एक युग्म, देखो इसमें 2 युग्म बनते हैं ना, 2 जोड़े बनते हैं। एक तो जोड़ा AB और CD का, कोई भी चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज मान के चलो ये इस तरीके का है, इसमें कितने भुजाओं के जोड़े बनेंगे बताओ? 2 जोड़े बनेंगे ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना, 2 जोड़े हैं। तो अगर इस किसी आकृति के अंदर ऐसा पाया जाता है कि कोई एक जोड़ा आपस में समांतर हो और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं हो, तो ऐसी आकृति को हम लोग समलंब कहते हैं। और इसके अंदर इसकी जो खास बात है उसे लिखते हुए चलेंगे।
वो ये है कि इसमें जो ए बी है, ये जो भुजा ए बी है वो समांतर है डीसी के, है ना, आपके पास में वो समांतर है डीसी के, ठीक है। और बाकी जो दो भुजाएं हैं यानी कि एडी और डीसी वो समांतर नहीं है, कि केवल टेरप्रिज्म यानी कि समलंब की बात इतनी ही है। अब देखो इसमें दो भुजाएं समांतर थी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनकी भुजाएं समांतर होती हैं। लेकिन अगर आगे की तरफ बढ़ा जाए कि अगर हमारे पास सपोज कर लो एक आकृति ऐसी आ जाती है जिसके अंदर बेटा जो चतुर्भुज की भुजाओं के दोनों युग्म है, मतलब ए बी सी और डी, ए बी समांतर हो सी डी के और ए डी समांतर हो बी सी के, यानी कहने की बात यह है कि दोनों युग्म एक दूसरे मतलब परस्पर आमने सामने की भुजाओं के समांतर भुजाएं हो, तो इसका नाम होता है इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। आपके पास में समांतर चतुर्भुज का स्पेशल नाम होता है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, आपके पास में PARA पैरेललोग्राम, है ना, आपके पास में डबल LE, ठीक है ना, पैरेललो, हाँ, ग्राम आपके पास में, ठीक है। थोड़ा सा हाथ चल नहीं रहा है इसलिए स्पेलिंग्स बन नहीं रही हैं, कोई बात नहीं। तो ए बी अगर हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके अंदर खास बात ये रहेगी कि आमने सामने की भुजाएं जो है बेटा वो समांतर रहेंगी, कि ए बी समांतर होगी सी डी के, और तथा आपके पास में जो ए डी रहेगी वो ए डी समांतर रहेगी हमारे पास में बी सी के। ये बात ध्यान देने वाली है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर एक बात और जरूर होती है कि सम्मुख भुजाएं जो हैं आपस में बराबर भी हो जाती हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी हो जाती हैं। ये भी आप रिजल्ट याद सकता है कि एडी की जो लंबाई है वो बीसी की लंबाई के बराबर होगी और ए बी की लंबाई जो है वो डीसी की बराबर होगी। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। पहले वाला समलंब है, इसके बारे में बात जानकारी इतनी है कि इसमें केवल एक युग्म समांतर है, बाकी समांतर नहीं है। दूसरे कैटेगरी में समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर रहेंगी और भुजाएं भी आपस में बराबरी रहेंगी, मतलब आमने सामने की। जैसे जो ए बी है वो बराबर होगी सी डी के लेंथ वाइज, है ना, और तथा एक बात ध्यान दें, और जो ए डी है उसकी भी लेंथ हमारी बी सी के बराबर होगी। तो ये कुछ खास बातें हैं समांतर चतुर्भुज को लेकर के। जरा एक बार फ्रेम में देख लूं नीचे जो पढ़ा रहा हूं क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अब बेसिकली इन्हीं की कैटेगरी है, इन्हीं का वंश आगे की तरफ चलेगा और इस असमांतर वाले में को बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, इसी की पूरी बात खत्म कर लेते हैं, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे आता है बेटा वो होता है हमारा आयत, और आयत हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल, है ना, आपके पास में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खास बात क्या है? वैसे ये इसी जाति का है लेकिन ये थोड़ा सा सीधा है, कि इसके अंदर क्या है कि इसमें आमने सामने की साइड्स जो है, युग्म जो है वो समांतर तो हैं, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं, यानी कि इसकी ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। मतलब कि ए बी समांतर है सी डी के, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तथा जो आपके पास में ए डी समांतर है बी सी के, मतलब ये पूरी कंडीशन। साथ ही साथ आमने सामने की साइड के ए बी बराबर है सी डी के, और तथा बेटा जो ए डी है वो बराबर होगी बी सी के, मतलब लेंथ वाइज भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो अब आप कहो गुरुजी अंतर क्या हो गया इन दोनों में? इसमें अंतर क्या हो गया? इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक कोण आप 90 दिखा दो, ऑब्वियस सी बात है जब समांतर सारे 90 होंगे, तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, जो कोण ए है ना उसको कह लो 90 डिग्री है, और आपको पता है सारे कोण बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी जो है वो सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर होंगे। भाई एनसीईआरटी वालों ने तो इतनी बात कही है कि कोई एक कोण 90 होगा, मतलब कहने की बात वही है कि अगर एक कोण 90 होगा तो सारे कोण 90 होंगे, क्योंकि मेरे भाई ये समांतर है इसके, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, ये वाला कोण इसके, सारे कोण आपस में बराबर रहेंगे। अभी कैसे होते हैं ये आप चर्चा कर लेना सोच करके,
अब बस मैं इतनी बात ना करके सिर्फ इतनी बात कर दी कि एक आयत के लिए इतनी बातें काफी हैं, और जो जानकारी मिलेगी आगे क्वेश्चंस के अंदर वो साथ साथ बताते चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब जो 4th नंबर आता है मेरा, अच्छा हाँ, एक इससे पहले इसका भाई हमने छोड़ दिया, उसी को पहले बात कर लें। तो एक मिनट, आयत को थोड़ा लेट में लेके आते हैं, आयत को अभी नहीं लेके आते क्योंकि क्रम बदल जाएगा यार। फिर हम पहले बात करते हैं समचतुर्भुज की, ये तीसरे नंबर पे आएगा हमारा, क्योंकि वो इसका भाई है, तो भाई भाई को साथ रखेंगे तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज के अंदर क्या है कि इसके अंदर ये कंडीशंस पूरी की पूरी हैं। समांतर चतुर्भुज तो वो है, लेकिन खास बात है एक खास बात ये है, समांतर चतुर्भुज तो है, ये हटानी पड़ेगी इसमें से बात। अभी मैं आयत को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं हटा ही दे रहा हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज जो है आपके पास में, वो इस तरीके का एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने की साइड्स आपकी क्या होती हैं, समांतर तो होती हैं, लेकिन बेटे एक बात और है कि बराबर भी होती हैं। इसके अंदर क्या था, केवल आमने सामने की बराबर थी, है ना। तो पहली बात तो जो ए बी वो समांतर है डीसी के, ये तो कंफर्म है, और जो हमारा बीसी है या फिर एडी है वो समांतर है, एडी जो है वो समांतर है बीसी के, और ये कंफर्म है कि ए बी बराबर है डीसी के और बराबर है एडी के, बराबर है बीसी के, मतलब इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन वाले का नाम हम दे देंगे। देखो इनमें फर्क समझना है आपको, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें तो आमने सामने की साइड्स बराबर थी, लेकिन इसमें उस वाले में सारी भुजाएं बराबर, जैसे वर्ग की आपने बात सुनी होगी छोटी क्लास के अंदर, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो दूसरा भाई है समचतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं, ठीक है ना। आपके पास में अंग्रेजी में RHR रोम्बोस, OUS है ना आपके पास में, ये तो कहते हैं RHO है ना, RHOMBUS, RHOMBUS रेम्बस इसको कहते हैं हम लोग, कैपिटल ले लें, ओके ठीक है। ये हमारे पास इसका रेम्बस हो गया। तो इसकी खास बात क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो हमारा प्रिय आकृति है नंबर 4 की, और उसको कहते हैं हम लोग आयत। क्या कहते हैं, आयत। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं, अभी भी बताया था मैंने, रेक्टेंगल, ठीक है। आपके पास में रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि समांतर चतुर्भुज की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, इस बड़े भाई की सारी बात मानता है, ठीक है, इससे अलग नहीं चलता है, लेकिन अपनी एक बात उससे मनवाता है, ABCD। तो आयत के अंदर ये कंडीशंस तो रहेंगी ये वाली सारी की सारी, कि क्या कि AB समांतर है CD के, DC के बाद एक ही है, तथा बेटा जो AD है वो समांतर है BC के, ठीक है मेरे भाई। और एक बात और है कि इसमें आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी, कि AB बराबर होगी DC के, तथा ध्यान रखना है AD बराबर होगा BC के, लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है कि इसका जो कोण है ये 90 डिग्री होगा, है ना। एक कोण या फिर प्रत्येक कोण कह लो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ये खास बात है। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये सब कंडीशंस फुलफिल कर रहा है समांतर चतुर्भुज की, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज आई कि 90 डिग्री है, इसके अंदर 90 नहीं था। अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसको हम कह देंगे आयत। क्या कह देंगे, आयत। तो बेटे 4 चीजें हो गई, और 5वीं चीज और है, 5वीं चीज को मैं अभी यही बताऊंगा। और इस टेरप्रिज्म का जाने का समय हो गया, इसके बारे में बस इतनी बातचीत थी, ओके। तो यहां पे मैं बताता हूं आपको 5वीं आकृति, और 5वीं आकृति से आप भली बात ही जानते हो। 5वीं आकृति आपकी वर्ग, क्या है, वर्ग। 5वीं आकृति है आपकी बेटे वर्ग, और वर्ग आपका एक आयत ही है, इसको स्क्वायर अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, आपके पास में स्क्वायर, है ना। तो आप अगर एक ऐसा आयत ले लो जिसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, सब बराबर हो, तो कहने की बात यह है, समांतर चतुर्भुज तो है ही है कि AB समांतर है CD के, तथा ये भी कंफर्म है कि AD समांतर है BC के, ये भी कंफर्म है। और लेकिन इसके अंदर ये इसका कहीं ना कहीं इससे संबंध रखे है, छोटू से संबंध रखता है, बड़ू से संबंध रखता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब क्या है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं कि AB बराबर होता है
सी डी बराबर होता है ए डी बराबर होता है बी सी, ये सारी साइड्स आपस में बराबर होती है। लेकिन इसमें इसका एक गुण है, वो क्या है कि इसका प्रत्येक कोण 90 होगा। तो ये रखें, ध्यान रखें कि प्रत्येक कोण जो है वो बेटा आपका 90 डिग्री होगा। तो तीन कंडीशन इसकी ये वाली है। तो इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझ लेना है मेरे भाई, और समझ इतना लेना है, इस कदर से समझ लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस के अंदर ये बातें होंगी तो कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए तो आपको ज्यादा सोचना पड़े, आप टेंशन में आ जाए। तो इसीलिए थोड़ा समय दे रहा हूं। तो इसको अब हमने एक हिस्सा क्लियर कर लिया है, चतुर्भुज के प्रकार जिनमें भुजाएं समांतर होती हैं। तो फटाफट इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर मैं बढ़ता हूं दूसरा हिस्सा जिसमें समांतर नहीं होती। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली हैं बेटा, इसको याद रखेंगे। अब क्विक थोड़ा सा हम थोड़ा सा फटाफट रिस्पॉन्स देंगे ताकि हम आगे की बढ़ जाएं इस चैप्टर के अंदर, कुछ ऐसा काम करने लगे जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े। तो सिर्फ पढ़ना है, सुनना है, और कुछ नहीं है। तो जो दूसरे वाला हिस्सा होता है जिसमें भुजाएं समांतर नहीं होती, भुजाएं असमांतर होती हैं, असमांतर हो, तो आपकी किताब, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, वो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ एक आकृति दी है इस तरीके की, और इस आकृति का नाम होता है, ये काइट टाइप की, एक पतंग टाइप की है, इसको हम काइट ही बोलते हैं वैसे भी, और पतंग के प्रकार की है, पतंग के प्रकार की है आपके पास में ये आकृति। इस आकृति खास बात क्या है कि इसमें जो आसन्न भुजाएं हैं, यानी कि एक दूसरे एडजेसेंट साइड है, दोनों जुड़ी हुई जो भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, अगर नामकरण करूं ए बी सी और डी, तो जो ए डी है ना उसकी लेंथ डी सी के बराबर होगी, ये वाली तो इसके बराबर होगी, और जो ए बी है वो बी सी के बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। तो इसके अंदर समांतर नहीं होती, भुजाओं में कुछ संबंध है कि ए डी भुजा बराबर होती है डी सी के, और बेटा ए बी भुजा बराबर होती है बी सी के। तो केवल इतनी बात है, एंगल वेंगल का कोई जिक्र ना है, कोई मतलब नहीं है। तो जो चतुर्भुज का दूसरा हिस्सा था प्रकार में जिनकी भुजाएं समांतर नहीं होती, समांतर नहीं होती, उसमें केवल एक ही आकृति आपको देखनी है अभी क्लास 9th के लिहाज से, केवल और केवल पतंग यानी कि काइट। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपके एनसीईआरटी किताब में क्या, एक आध क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा, कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने कि क्या सभी, एक क्वेश्चन है, क्या सभी आयत, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इसके लिए आपको आयत की सारी प्रॉपर्टीज और समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब आप कंपेयर कर पाओगे कि ऐसा होता है या नहीं होता। चलिए अब सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में क्या होता था, ऐसे क्वेश्चंस को देखने का तरीका यही है। इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें सिर्फ इतनी बात होती थी कि ए बी समांतर होगी डी सी के, है ना, डी सी के, और तथा जो मेरे पास में बेटा ए डी है वो समांतर होगी बी सी के, क्लियर कट बात थी। और इसमें एक बात होती, सम्मुख भुजाएं बराबर भी थी कि ए बी बराबर डी सी होता है, और तथा एक बात हो रहा है कि ए डी बराबर डी सी होता है, चेक कर लो। इसके अलावा कोई और बात मैंने समांतर चतुर्भुज में नहीं लिखवाई थी, और अभी लिखवाएंगे भी नहीं क्योंकि आगे लिखेंगे। और अगर हम आयत की बात करें, आयत के अंदर खास बात थी, आयत के अंदर खास बात थी, ये कंडीशन तो थी ए बी आपके पास में, ये अगर मैं ए कह दूं, उसको मैं बी कह दूं, उसको मैं सी कह दूं, उसको मैं डी कह दूं, तो ए बी समांतर है डी सी के, कंफर्म सी बात है, ये इसके समांतर है, तथा साथ ही साथ ए डी समांतर है बी सी के, ये भी कंफर्म सी बात है, ये इसके समांतर है, और ये आमने सामने की साइड बराबर भी है, ए बी बराबर डी सी भी है, और तथा हमारे पास में जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, ये भी कंफर्म हो गया। तो यहां तक तो समांतर चतुर्भुज बन ही गया, लेकिन इसकी अपनी एक खास बात है, वो ये है कि प्रत्येक कोण जो है इसका, प्रत्येक कोण जो है इसका वो 90 डिग्री का है। तो अगर इस कंडीशन के अलावा देखा जाए, है ना, आपके पास में इस कंडीशन के अलावा कर देखा जाए, मतलब क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब ये तो मान के चलो क्लास 9th का 9th है, ये तो क्लास 9th है, और ये क्लास 10 है। क्लास 9th में आपको सिर्फ ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं, और क्लास 9th में ये पढ़ी ली हमने, 10th में यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ने को मिल रही है, ये वाली, मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर मैं कहूं क्या इसने क्लास 9th पास की है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास 9th पास की है, देखो ये सब कंडीशन है, तो
है ना। ओके, तो यानी कहने की बात है, क्या सभी आयत सामांतर चतुर्भुज होते हैं? होते हैं भाई, क्योंकि आयत बनने से पहले वो सामांतर चतुर्भुज था, क्योंकि इस कंडीशन को बाद में तो ऐड करेंगे, पहले तो ये सामांतर चतुर्भुज वाली कंडीशन ही ऐड करी जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए, क्या सामांतर चतुर्भुज आयत है? क्या सभी सामांतर चतुर्भुज आयत होते हैं? तो आप इस बारे में विचार करो, क्या ये आयत है? नहीं हो सकता। सामांतर चतुर्भुज आयत एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर इसके सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बन जाए, है ना। तो इस मामले में आपकी एनसीईआरटी में बहुत गहन चर्चा की है, तो आई थिंक इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको जरा पढ़ना, ठीक है ना। एक सामांतर चतुर्भुज, एक समलंब होता है, ये सब लिखे हैं। आप एनसीईआरटी किताब जब उठाओगे तो बेटे इस सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चले, तो अब जो है मेन बात है, इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है ना, इस पूरी पिक्चर का जो हीरो है वो सही में समांतर चतुर्भुज है। वो क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक है, आपके पास में, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज की बात हमने खास जो थी वो समझ ली है। अब समांतर चतुर्भुज को लेकर के कुछ बातें होनी है, और हम लोग अब समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या खास बात होती हैं, और उन गुणों के आधार पे कुछ सवाल हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे, क्या खास बात होती है। अब ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसको समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी ना हो। मुझे लगता है वो समझ गए होंगे आप लोग क्या है। तो मेरे भाई, इसके अंदर कुछ प्रमेय हैं, और उन प्रमेय के आधार पे इनके गुण पढ़े जाएंगे। जैसे कि आपकी जो प्रमेय है, सबसे पहले प्रमेय नंबर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, फिर इनका आप देखते हैं प्रूफ किसकी जरूरत है उसको करेंगे, जिसका जरूरत नहीं है उसके बारे में फालतू टेंशन नहीं लेंगे। तो प्रमेय 8.1 जो है वो ये कहती है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब मैं अभी लिख देता हूं पहले, किसी भी ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज ठीक है, का जो विकर्ण है, का विकर्ण, ठीक है, उसको, किसको? समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस पे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रमेय है आपकी 8.1, उसका प्रूफ भी आसान है। अब मुझे लगता है जिस बच्चे को सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी दिक्कत है, सर्वांगसम त्रिभुज वाली जो टर्म आई है, इसमें पूरी 10 वीडियो बनी है पहले, और बहुत खोल करके ना, बिल्कुल मतलब एक एक पॉइंट को पोस्टमार्टम करके मैंने पढ़ाया है सर्वांगसम त्रिभुज को। तो सर्वांगसम त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टीज हम वहीं से उठाएंगे, क्योंकि हम करके आए हैं, और आपके चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको चलो हम दे देंगे इस पिछले चैप्टर का, तो आपको वहां से देखने में आसानी रहेगी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मेरे पास में कोई समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड्स बराबर और समांतर होती हैं, और इसमें मैं एक विकर्ण, इसको मैं कह दूं ए है, इसको मैं बी है, इसको सी, इसको मैं डी कह दूं, और कोई एक विकर्ण बता दूं। विकर्ण हमेशा आप जो विपरीत शीर्ष होते हैं उनको मिलाने से बनते हैं। तो जब भी हम विकर्ण बनाते हैं तो सीधी सीधी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ये दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी बनता है, एक त्रिभुज ए डी सी बनता है। ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये कहने की बात, उसका कहने का तात्पर्य यही है। अगर इसको प्रूफ भी करने बैठे, चलो मैं प्रूफ कर देता हूं इसको। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है मेरे को। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? कि जो ट्रायंगल ABC है ना बेटा, ABC वो सर्वांगसम होगा किसके? ट्रायंगल ADC के, इस वाले के सर्वांगसम होगा। अब सर्वांगसम सिद्ध करने की जो टेक्निक्स है, हमने 5 तरीके बताए थे आपको सर्वांगसम सिद्ध करने के। सबसे पहले SAS, फिर ASA, फिर उसके बाद में था AAS, फिर कराया था हमने SSS, और फिर कराया था RHS। ये 5 तरीके थे किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के। तो इनमें से जो भी बात बनेगी कर लेंगे। अब मैं उत्पत्ति कर रहा हूं, इनके प्रूफ कर रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए, समझ लेना इस बात को। अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूं, ABC तथा
जो त्रिभुज मेरा एडीसी है मैं बात करूं, तो क्या आप देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं? नहीं देख पा रहे तो अब मेरे माध्यम से देखने का प्रयास करें कि ये वाला जो एंगल है बेटा वो इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा। चेक कर लो। आप कहोगे गुरुजी ऐसे ही हवा में नहीं है। एंगल जो सी ए बी है, मीन्स सी ए बी है मेरे भाई, वो बराबर होगा एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। अब इसका कारण देंगे, इसका कारण ये देंगे क्योंकि जो एडी है ना, ए बी, वो समांतर है सी डी के। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कौन से कोण बनते हैं मेरे भाई? ठीक है ना, आपके पास में ये कौन से कोण बनते हैं? ये एकांतर कोण बनते हैं। तो आप इतना लिख सकते हैं और बात कर सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी के, तो यहां पे एकांतर कोण वाला कॉन्सेप्ट लगा, एकांतर कोण। तो इतनी बात करके यहां कोमा लगा कर इतनी बात करके उसको सुकून हो जाएगा चेक करने वाले को, हाँ बच्चे को पता है। अब अगर देखा जाए ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला चाहिए इसके बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। एंगल जो हमारे पास में है विच इस वाले का, पहले इस वाले का देखेंगे ना, बी ए नहीं ए सी बी वो बराबर होगा एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल सी ए डी के। और इसका कारण क्या रहेगा? क्योंकि एडी जो है वो समांतर है इसके, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कहा है ना, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड्स बराबर और समांतर होती है। मैं भी चिल्ला के आया हूं थोड़ी देर पहले। तो एडी समांतर है बीसी के, तो इसका कारण इतना आ जाएगा। अब एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें जो AC है वो AC के बराबर है। तो अब दो त्रिभुजों के बीच में, अब ध्यान दो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और बीच में साइड कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी बनी? एंगल साइड एंगल। चेक कर लो, एंगल साइड एंगल ही बनेगी ना, देख लो ना। आप अगर अलग अलग बना के देखना चाहते हो तो अलग अलग देख लो, बना के ऐसे बना के देख लो, तोड़ के इनको, क्या दिक्कत है? ये वाला एंगल तो बराबर है इसके, ये वाला एंगल बराबर है इसके, और इनके बीच की साइड जो है वो बराबर है। तो मेरे भाई एंगल साइड एंगल, सर्वांग क्षमता से ये बात हो सकती है, सर्वांग समता है ना, से ये बात हो सकती है कि जो ट्रायंगल है मेरा ABC, कौन सा? ABC, वो जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके? ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखने वाली बात है क्योंकि सर्वांगसमता में थोड़ी पॉइंट देखने पड़ते हैं। ए वाला जो एंगल है, ये अगर मैं नाम कर दूं ए सी, ये डी है, और यहाँ पे ए बी और सी है। ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके बराबर है। ध्यान दें, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ए की जगह सी आएगा, और बी वाला एंगल अमूमन सी बात है डी के ही बराबर आएगा, तो डी आ जाएगा, और लास्ट में बचा आपका ए। तो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सर्वांगसम हो जाएगा सी डी ए के। तो यहां भी थोड़ा चेंज कर लो, तो आप ऐसे ही कर लो सी डी ए में, है ना, सी डी ए हमें प्रूव करना है, और हमने इसको ही ले लिया हमने कि ट्रायंगल सी डी ए में हमने बात करी, तो ये आ गया। ये पहला रिजल्ट है, ये पहला गुण है समांतर चतुर्भुज का, कि उसको अगर किसी समांतर चतुर्भुज को अगर हम एक विकर्ण से काटे तो दो त्रिभुज मिलते हैं, दोनों सर्वांगसम होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास खिंची आती है प्रमेय नंबर, इसके साथ जो खिंची आती है वो प्रमेय नंबर 8.2 और 8.5, 8.4। 8.2 में क्या कहा गया है? अगर आप किताबें आपके पास में हैं तो उसको भी देख लें जरा। 8.2 और 8.4 खिंची आती हैं। 8.2 है उसमें कहा गया है 8.2 प्रमेय नंबर, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, प्रमेय नंबर 8.2 में बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसने ये बात कही है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं बेटा वो बराबर होते हैं। अब इसका प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, होते हैं, प्रूफ हो गया
होते हैं। प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया? जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो सिंपल सी मेरे भाई बात है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, है ना। तो इसी के प्रूफ से हम लोग बाय सीपीसीटी कर सकते हैं। सीपीसीटी से, सीपीसीटी क्या है? पिछले चैप्टर का एक दिया गया नियम है। इस सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि कोण जो बी है वो कोण डी के बराबर होता है, और कोण जो, अच्छा ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो सीधी बात है ए बी तो सी के बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी के आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और कैसे होते हैं? इस नियम से हमने इसको प्रूव किया है। दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो सारे अंग समान होंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। हम इस प्रॉपर्टी से इन सबको बराबर लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक प्रमेय और है, एक प्रमेय और है, और वो प्रमेय क्या है? 8.4। आप कहोगे सर 8.3 कहाँ गई? 8.3 के बारे में बात करेंगे। पहले आप इतनी बात ध्यान दें, एक सामान्य सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये मैंने बता दी कौन सी। अच्छा भाई थोड़ा सा करेक्शन करें, ये 8.4 पर में है, ये वाली पर मैं पहले बता दी 8.4 पर में है। 8.2 में ये कहा है कि समांतर चतुर्भुज की, मैं 8.4 की अगर बात करूं तो आई थिंक इस प्रूफ को हटा दूं मैं, अब यहां से इतना हटा सकता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो प्रमेय है मेरी कौन सी? प्रमेय नंबर 8.2 के अंदर ये बात हो रही है हमारी, क्या बात हो रही है कि भाई साहब ने कहा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, कि समांतर चतुर्भुज की ठीक है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको भी आप दिखा सकते हो इसी प्रमेय के प्रूफ से। भाई जब दो त्रिभुज आपके पास में सर्वांगसम है तो सारे अंग समान होंगे ना, तो सारे अंग समान आप ए बी बराबर दिखा सकते हो सी डी के, और ए डी बराबर दिखा सकते हो बी सी के। आप कहोगे सर प्रूफ रूप कुछ पेपर में पूछा जाएगा क्या? कुछ नहीं पूछा जाने का, टेंशन न लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ। इन प्रमेयों का कोई प्रूफ नहीं पूछा जाने का, जितना मैं बता रहा हूं उतने से तैयारी कर लेना। लेकिन देखो समझ के करोगे तो क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी, छोड़ के करोगे फिर मजा नहीं आएगा। तो प्रमेय नंबर 8.1 एक गुण है 8.2 के। सबसे पहले तो हमने बताया कि अगर कोई विकर्ण खींच दिया जाए समांतर तो दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों सर्वांगसम होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया, पहली प्रॉपर्टी इसकी। और 8.2 के अंदर ये बात करी गई है कि इसकी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये भी हमने प्रूव कर लिया। और 8.4 में हमने समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि अगर आपके सामने कोई समांतर चतुर्भुज मिल जाए आपको तो उसके अंदर कौन कौन सी बात समझ में आई आपको? कि आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, और ये मैंने बात बता भी दी थी आपको, है ना। और सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग क्वेश्चंस में जब यूज करेंगे तब आपको मजा आएगा समझने में कि हाँ सर कुछ बात थी, सवाल करने में आसानी रही है। अब नोट करने लायक वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर सब लिखा है, आप वहां से अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रमेय है 8.3, वो भी प्रॉपर्टी है 8.3। आप देखें 8.3 में क्या कहा गया है। 8.3 के अंदर बातचीत ये हो रही है बेटा कि वो कह रहा है कि यदि समांतर, देखिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब ये 8.2 का विलोम है। 8.2 प्रमेय हमारी जो लिखी गई थी 8.2 प्रमेय नंबर 8.2, इसमें क्या कहा था कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये 8.2 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, चतुर्भुज के की सम्मुख भुजाएं ना, 8.2 में यही तो बात हुई, सम्मुख भुजाओं की बात हुई थी। हाँ, में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये कंफर्म सी बात है, बराबर होती हैं, हमने इसको मान लिया था। लेकिन जो प्रमेय नंबर 8.3 है वो इसका विलोम है। वो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों, है ना, क्या कि यदि चतुर्भुज को की समांतर तो बाद में कहेंगे ना, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
भुजाएं बराबर हों तो चतुर्भुज जो होगा, चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, आपके पास में होता है। तो ये रिजल्ट है आपका जुड़ा हुआ किससे, 8.2 जो है 8.3 आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। जो बात 8.2 ने कही है वही बात 8.3 ने उल्टे शब्दों में कही है, दूसरे शब्दों में। तो सिर्फ याद रखना इन बातों को ताकि हम क्वेश्चंस के अंदर दिक्कतें महसूस ना करें, ठीक है ना, आपके पास में। और ठीक है ना, आपके पास में तो कुछ प्रमेय और हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिनको अभी हम बता के चलते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस कुछ करते हैं। जैसे प्रमेय 8.5 है, कौन सी प्रमेय है, 8.5 है। तो 8.5 प्रमेय को एक बार लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसको प्रूफ भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना। किताब जरा उठा ही लूं, बिना किताब के काम चल नहीं रहा है। तो प्रमेय जो मेरे पास में है बेटा 8.5 ये कह रहा है कि यदि, मैं लिख दे रहा हूं पहले, यदि, फिर समझाऊंगा अच्छे से, यदि एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, ठीक है ना, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण, सम्मुख जो कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, अभी बताएंगे क्या मतलब है प्रत्येक युग्म, ठीक है ना, आपके पास में युग्म बराबर हो, ठीक है नहीं, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। वैसे ही बात मैंने शुरू में ही बता दी थी, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी है, प्रूफ करना है, और प्रूफ करना चाहो कर लेना, बड़ा आसान है। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर चतुर्भुज इस तरीके का चतुर्भुज हो, ठीक है ना, जिसमें सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, मतलब सम्मुख कोण कौन सा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका सम्मुख कोण तो ये हो गया, इसका सम्मुख कोण ये हो गया। तो भाई साहब कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि कोण ए बराबर हो कोण सी के और कोण बी बराबर हो कोण डी के, तब इससे ये बात निकल के आती है कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है नहीं, आपके पास में है। समझ रहे हो, इस प्रमेय का मेन जो खाका है, मेन जो मकसद है, वो ये बात कहना है कि अगर सम्मुख कोण बराबर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो बड़ी आसानी से, और अगर प्रूफ करना चाहो तो इसमें सीधी सीधी बात है, इसको आप कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग क्षमता के हिसाब से प्रूफ कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे क्या, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ यार, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, रिजल्ट को याद रखना है। अभी प्रूफ के ज़्यादा आप क्लास 10th में बहुत प्रूफ करेंगे, अभी सिर्फ चीज़ें समझ के चलें, मतलब समझ के चलें, क्या कि क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। अब एक प्रमेय है इसमें, प्रमेय नंबर 8.6, और वो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, ठीक है ना, आपके पास में समद्विभाजित करते हैं, मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज आप कहीं से उठा लाओ और उसके दो विकर्ण बना लो ऐसे करके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसके विकर्ण आपस में सपोज कर लो ओ पॉइंट पे कट कर रहे, तो समद्विभाजित का मतलब जितना AO होगा ना, AO वो बराबर होगा OC के, किसके, OC के, और जो BO होगा, BO वो बराबर होगा DOD के। मतलब आपस में ऐसे पॉइंट पे कट करते हैं जहां से दोनों विकर्ण आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रमेय कहती है आपकी 8.6, ठीक है। और 8.7 है, प्रमेय नंबर 8.7, इसका रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत है भी, और मुझे लगता है कि आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा। वो इसका उल्टा कह रहा है, वो उल्टा ये कह रहा है कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि, इसको लिख देते हैं, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के
विकर्ण, ठीक है ना, आपके पास में विकर्ण समद्विभाजित करते हो, समद्विभाजित, ठीक है ना, करते हैं तो यहां से यहां देख लेंगे भाई, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है नहीं होता है। बात उल्टी है, बात उल्टी का मतलब जो 8.6 में बात हुई है कि उसने कहा है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये है। यहां से अगर मैं थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करूं इसको कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से देखना बेटा, ऐसा है ना, तो ऐसा है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और नीचे वाली प्रमेय में उल्टा है कि अगर ऐसा है, अगर उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं किसी चतुर्भुज के, तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये रास्ता है 8.6 जाने वाला और वापिस आने वाला है 8.7 का। तो इन पॉइंट्स को एक खूबसूरत से सुंदर से नोट्स बनाने हैं आपको इस चैप्टर के, और ये सारे पॉइंट्स बढ़िया कलर्स मतलब बढ़िया से लिख करके समझ करके आप तैयार रखें। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, तब बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, ठीक है। चलिए